चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आपके रीड सिलेबस से संबंधित जो साइंस विषय है। बायोलॉजी के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 17 से 18 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें। और टॉपिक वाइज हम टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं। मानव तंत्र हमारा आज का टॉपिक है और श्वसन तंत्र इसके अंदर हेडिंग है हमारी, ठीक है, श्वसन तंत्र। और ये है पार्ट सेकंड, श्वसन तंत्र का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया, आप उसको भी ज़रूर देखें। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजीव, अनऑक्सीजीव, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो अनुपस्थिति में जो श्वसन करते हैं उन्हें हम अनॉक्सीजीव कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनॉक्सीजीव कहते हैं। एग्जाम्पल इसका आप जानते हैं, यीस्ट जो होता है वो अनॉक्सी श्वसन करता है और जिसके द्वारा क्या होती है, इसका उपयोग हम जो ब्रेड वगैरह बनाने में, ठीक है, या फिर हम कहें जो अल्कोहल जो होती है उसके निर्माण में इसका योगदान होता है, किण्वन प्रक्रिया में एक प्रकार से। और किण्वन कैसी प्रक्रिया है? किण्वन कैसी प्रक्रिया है? ऑक्सी, अनॉक्सी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन जो है वो एक अनॉक्सी प्रक्रिया है, यानी कि जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहाँ कौन सी क्रिया होगी? किण्वन क्रिया होती है। यीस्ट के द्वारा ये क्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोक्षी श्वसन के कारण कंकालीय पेशियों में जमाव हो जाता है। इसको आप कंकालीय पढ़ेंगे, कंकाशीय नहीं है, ये कंकालीय है, कंकालीय। तो अनोक्षी श्वसन के कारण कंकालीय पेशियों में जमाव हो जाता है। आपको बताना है किसका जमाव हो जाता है जब अनोक्षी श्वसन की प्रक्रिया होती है। एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ये सभी। तो फ्रेंड्स, जो अनोक्षी श्वसन है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन क्रिया हो रही है, तो इसके दौरान जो कंकालीय पेशियां जो होती हैं हमारी, उनके अंदर किसका जमाव होता है? लैक्टिक अम्ल का। इस लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण क्या होता है, शरीर हमारा दर्द करने लगता है, ठीक है, थकावट महसूस होती है। श्वसन तंत्र व फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है। श्वसन तंत्र और फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? श्वासनली, श्वसनी, वायुकोश या एल्वियोलाई। राइट आंसर क्या होगा? एल्वियोलाई को हिंदी में वायु कोपिका भी कहते हैं। तो जो श्वसन तंत्र और फेफड़ों की जो क्रियात्मक इकाई है, ये एल्वियोलाई को ही कहा जाता है। श्वासनली इसका आंसर नहीं है, वायुकोश भी नहीं है और श्वसनी भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका में संपन्न होने वाला श्वसन का प्रकार है। कोशिका में संपन्न होने वाला श्वसन का प्रकार है आंतरिक, बाह्य, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऐसा श्वसन का प्रकार जो कोशिका में ही संपन्न हो जाता है उसे हम कौन सा श्वसन कहते हैं? आंतरिक, बाह्य या दोनों? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? आंतरिक। यानी कि अगर कोशिका में संपन्न होता है श्वसन तो इसे तो हम आंतरिक कहते हैं। और जब हम बात करें वातावरण और हमारे फेफड़ों तक जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन के नाम से जानते हैं। और आंतरिक किसे कहते हैं? जो कोशिका में संपन्न होता है। आगे फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने सीधा इसको नोट करवा दिया, इंपॉर्टेंट है। देखो, दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक तो होता है अंतः श्वसन और एक होता है निःश्वसन। अंतः श्वसन में हम क्या करते हैं, कौन कौन सी सांस, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन कौन सी गैस हम इनहेल करते हैं, कौन कौन सी गैस लेते हैं? तो नाइट्रोजन भी एंटर करती है, ऑक्सीजन भी एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। इनकी जो परसेंटेज है वो आपके सामने है। अंतः श्वसन के दौरान नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03% एंटर कर जाती है अंतः श्वसन में जब हम सांस लेते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं, जिसको हम निःश्वसन भी कहते हैं, इसके दौरान क्या होगा, नाइट्रोजन कम्प्लीटली हम क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं 78%। और ऑक्सीजन जो है इसमें से 4% हम यूज़ में ले लेते हैं और कौन सी कितनी एक्सक्रीट या रिलीज़ कर देते हैं, 17%।
और लास्ट में जो है निःश्वसन की ही बात कर रहे हैं, और जो CO2 है ये कितनी रिलीज कर देते हैं, 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायफ्राम शिथिलन से वक्ष के आयतन में, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप थोड़ा इसको देख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। डायफ्राम शिथिलन में से वक्ष के आयतन में, जब डायफ्राम अपनी रिलैक्स पोजीशन में होता है तो वक्ष के आयतन में क्या परिवर्तन आता है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, वृद्धि होती है, कमी होती है, आयतन समान बना रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो डायफ्राम के शिथिलन से वक्ष के आयतन में क्या होती है, कमी होती है। जब डायफ्राम संकुचित होता है तो वायु अंदर प्रवेश करती है, जिस कारण वक्ष के आयतन में क्या होती है, वृद्धि। लेकिन अब ये शिथिलन का पूछ रहा है, यानी कि डायफ्राम जब रिलैक्स पोजीशन में होता है तो इस दौरान जो वक्ष का आयतन है वो कम हो जाता है, यानी कि कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों का विनिमय या गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। गैसों का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होगा, तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो है RBC। RBC को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, या इसको लाल रक्त कणिकाओं के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, गैसों का परिवहन होता है, क्योंकि RBC के अंदर जो एक वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसके द्वारा, इसके अलावा हम कहें जो श्वसन वर्णक भी कौन होता है मानव शरीर का, हीमोग्लोबिन ही होता है। तो श्वसन वर्णक है, श्वसन की क्रिया को संपन्न कराने में, यानी कि परिवहन, गैसों के परिवहन में भी किसका योगदान होता है, हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, RBC का। और WBC का कार्य है शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। प्लेटलेट जो होता है ये बिंबाणु जिसको हम कहते हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और प्लाज्मा जो है इसके द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है, प्रतिरक्षियों का, और जो कि किससे, मतलब कि डिफेंस करते हैं प्रतिजन के साथ, एंटीजन के साथ, ठीक है। तो प्लाज्मा में किसका निर्माण होता है, प्रतिरक्षियों का। RBC की सरफेस पे किसका निर्माण होता है, प्रतिजन का निर्माण होता है, एंटीजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन एक प्रक्रिया है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, आपको श्वसन जो है किस प्रकार की प्रक्रिया, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो श्वसन है ये कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी ये अभिक्रिया है। कैसे, क्योंकि इसमें वो जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ATP के रूप में, ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो जब भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो वो अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। लेकिन जिसमें ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी। लेकिन जो श्वसन है इसमें ऊष्मा को रिलीज किया जाता है, जिस कारण यह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अनोक्सी श्वसन से एक ग्लूकोज अणु से कितनी ATP ऊर्जा बनती है। अनोक्सी श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से कितनी ATP ऊर्जा बनती है। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो ऊर्जा बनती है कितनी बनती है, एक ग्लूकोज अणु से अनोक्सी श्वसन के दौरान, आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर होगा 2 ATP। कितनी ऊर्जा बनती है, 2 ATP। ग्लाइकोलिसिस चक्र कहाँ संपन्न होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस जो चक्र है ये कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक द्रव्य में, या लाइसोसोम में। तो आपका ये जो ग्लाइकोलिसिस चक्र है ये कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में। और एक होता है क्रेब्स चक्र, वो कहाँ कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल ऑक्सीश्वसन करने वाले जीवों में कौन सा चक्र पाया जाता है। केवल ऑक्सीश्वसन करने वाले जीवों में कौन सा चक्र पाया जाता है, क्रेंज, क्रेब्स, C3 या C4। तो ये तीनों तो क्या है कि आपके पादपों से संबंधित है, लेकिन जो क्रेब्स चक्र है पादप से संबंधित तो क्रेब्स भी है, लेकिन हम बात करें कि अभी ये जो केवल ऑक्सीश्वसन की हम बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीश्वसन करने वाले जीवों में कौन सा चक्र पाया जाता है, क्रेब्स चक्र पाया जाता है। देखो ये एक नोट के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के लिए, देखना क्या लिखा हुआ है। सभी श्वसन करने वाले जीवों में ग्लाइकोलाइसिस अर्थात पाइरुविक अम्ल का निर्माण एक अनिवार्य क्रिया है। यानी कि जितने भी श्वसन करने वाले जीव होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोलाइसिस चक्र
पाया ही पाया जाता है, जिसके दौरान किसका निर्माण होता है, पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। और ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके श्वसन तंत्र से संबंधित। तो 2 पार्ट मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं, लगभग क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक के ले लिए हैं, और कम से कम ये 19-20 वीडियो बन चुकी हैं आपकी बायोलॉजी से संबंधित। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप इनको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।